तो अब जो इशू हमारे सामने आज है वो ये है कि अगर हम उसको 15% दोबारा लेकर आते हैं, फिर वो रिफंड का जाली शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे आपका टोटल सेक्टर, पूरा सेक्टर जीरो में चला जाएगा, जीरो से शुरू 15 पर आएगा, वो तैयार नहीं होगा और पूरा मैकेनिज्म आ जाएगा। अब ये दूसरा इशू है, इसको हमें सेटल करना है कि कोई ऐसा रास्ता निकालें कि लोकल सेक्टर और एक्सपोर्ट को टैक्स होना चाहिए, मगर एक ग्रेजुअली होना चाहिए। आज जीरो है, मेरा सजेशन ये, मैंने लिखा था कि आज 5 लगाएं इस पे, फिर अगला 10 करते हैं, 15 करते हैं। मगर ये कहना कि जीरो एक्सपोर्ट सेक्टर जीरो रेटेड रहेगा, मैं ये भी कहता हूँ कि 2010 कोई एक्सेप्टेबल फिगर नहीं है, 2010 में नहीं लगाए वैट, 11 में लगा, मगर 11 में लगाने के लिए सही तौर पर तैयार तो हो। मेरे साथ आगे कुरान सुन्नत की बातें तो नहीं करें ना, ज़बानी बात करें ये कानून है, ये है, ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते। आप ये कहेंगे 2010 में तैयार नहीं हो, 2011 में कर दें, 11 नहीं 12 में कर दें, 12 नहीं 13 में कर दें, बट कोई कभी ना कभी तो सिस्टम में आना पड़ेगा ना। वी कांट से कि हम लोकल सेक्टर ऑफ टेक्सटाइल को या लोकल सेक्टर ऑफ कार्बन टैक्स नहीं करना चाहते फॉरएवर, और हमारा मैकेनिज्म खराब है, हमारे बंदे खराब है, रिफंड फंसेगा, मैं मानता हूं रिफंड फंसेगा, बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो रास्ता निकलेगा ना, कोई रास्ता निकलेगा ना। अगर नहीं निकलना तो एक सिंपल सोल्यूशन आप सेटल नहीं होना चाहिए, खत्म किस्सा, वो भी खत्म कर देते हैं। बट द क्वेश्चन इज यू कैन नॉट लीव द नेशन इन कंफ्यूजन, द नेशन इज टोटली इन कंफ्यूजन। कौम भी समझ रही है कि कोई इसमें रॉकेट साइंस है, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल लॉजिक। उसको आप कंफ्यूज कर रहे हैं मैटर को इन दिस थिंग्स। तो मैंने ये कहा सजेशन की है, मेरा सजेशन जाती सजेशन ये है अहमद साहब कि एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो जीरो रेट है। अगर आप 15% करेंगे तो आपको रिफंड बहुत बड़ी अमाउंट का स्ट्रक हो जाएगा, और रिफंड आप नहीं ले सकेंगे, और फिर वो रिफंड की बाजार करप्शन की गर्म होगी, और तो गवर्नमेंट को हो सकता है नुकसान हो जाए दोबारा से। तो गवर्नमेंट को चाहिए अपना रिस्क कम करे, और एट द सेम टाइम शरीफ आदमी का रिफंड बहुत बड़ा अमाउंट का नहीं पसंद चाहिए। तो आप मगर हमारा मकसद डॉक्यूमेंटेशन को लाना है और सेक्टर को डॉक्यूमेंट करना है, तो लोअर रेट से शुरू हो जाए उस सेक्टर में, और आहिस्ता आहिस्ता उस रेट को बढ़ाते जाए, तो आपके सारे मसाइल आहिस्ता हल हो जाए। तो दिस इज द इशू ऑफ वैट ऑन द एक्सपोर्ट सेक्टर। नेक्स्ट दूसरा जो मसला है वो भी मसला भी हम वही वाली बात है कि हम कहते हैं ना, झूठ अपने हाथ से बोल रहे हैं। आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर को टेस्ट करें, रिटेलर को टेस्ट करें, मैं भी कहता हूँ रिटेलर को टेस्ट करें। मगर मैं उस दिन अली साहब से बात कर रहा था एक सेमिनार में कि आप मुझे बताएं कि दुकान जो आज रिटेलर की दुकान बनी हुई है सदर में, प्लाजा में, इधर उधर दुकानें हैं जिसमें दुकानदार कारोबार बेच रहे हैं, ये सामने चले हैं, कहीं भी चले हैं, वो जो बंदा सामान बेच रहा है, वो रिटेलर सामान बेच रहा है, वो बेच रहा है 5 तरह के आइटम। एक आइटम तो जो जनरली खरीदा लियर ब्रदर से, एक आइटम वो जो अवान डजन वाले ने अवान डजन रेट में आया, वो लेकर आ गया वहां से उठा के, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ अवान डजन रेट क्या होती है। एक आइटम वो है जो लेकर आया अंडर वाइस वाली प्रोडक्ट, एक आइटम वो है जो लेकर आया स्मगल वाली प्रोडक्ट, जो मेरे रोड से खरीद के लाया वो। चौथा आइटम वो है जो उस फैक्ट्री से खरीदा है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उसके 5 शहरों में 5 आइटम पड़ी हुई है। नेक्स्ट उसके शहर में 5 आइटम पड़ी हुई है, एक 1,000 रेट की आइटम पड़ी हुई है, एक स्मगल आइटम पड़ी हुई है, एक उसके बाद अंडर वाइस आइटम पड़ी हुई है, उसके पास वो गुड्स पड़ी हुई है जो उसने असल फैक्ट्री से खरीदी है, और एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है जो उसने असली फैक्ट्री से खरीदी है। अब आप उसे कहते हैं कि रेट लगाओ, वो कहेगा भाई ये 4 आइटम तो रिकॉर्ड में इनपुट ही नहीं है, कहां से रेट लगाएगा वो रेट कैसे दे सकता है? तो दुकानदार कैसे रेट देगा? उसकी दुकान में तो सारे मोबाइल स्मगल्ड है भाई, कहां से रेट देगा वो, इनपुट कहां से देगा वो? सवाल ये नहीं है कि वो हैरेसमेंट है या टैक्सेशन है, सवाल लॉजिकल है कि ये चारों आइटम तो रिकॉर्ड में ही नहीं है। अब 1,000 ट्रेड में पूरी पाकिस्तान की चाय इंपोर्ट हो रही है, तो चाय वाला खरीद के लाता है, वो बाजार में बैठा सदर में बैठा हुआ चाय बेच रहा है, उसको आप बोलते हैं टी पे हम लगा देते हैं वैट, तो वो टी उसका खरीदी जुड़े बाजार से 1,000 रेट वाली, उसकी तो इनपुट ही नहीं है, उसकी तो एडवाइस ही नहीं है। उसने प्लाजा में जाके बेच रहा है वो स्पार्क प्लग इंपोर्ट हुआ है अंडर वाइस प्रोडक्ट के ऊपर, अंडर उसकी वैल्यू इंपोर्ट वैल्यू थी 4 रुपए, बेच वो 100 रुपए में रहा है, तो वो कैसे इंपोर्ट आउटपुट करेगा? सिमिलरली वो स्मगल प्रोडक्ट बेच रहा है, वो प्रोडक्ट बेच रहा है जो आइटम उस फैक्ट्री में बनी है, जो दूध में लगी है या स्वाद में लगी हुई है, वो आइटम जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसमें सिर्फ उसकी 1/5 आइटम वो है जो उसने खरीदी है असली फैक्ट्री से। तो ये इशू है जिसको आप सामने लाएगा, हल निकालें। पहले आप इसको सामने लाएं कि ये हमारे मार्केट के इश्यूज हैं, ये हमारा मसला है, इसका हल निकालेंगे तो वैट लगेगा ना। देखिए अंग्रेजी लिखना, सेक्शन लिखना,
वो तो आसिफ बात और अली नईम साहब बैठ के लिख लेंगे ना, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, तो ये सेक्शन में यूं करते हैं, यूं करते हैं, टेक्निकल लोग मौजूद हैं। बट पहले आप प्रिंसिपल इश्यूज को आइडेंटिफाई करें, टेस्ट के पॉलिसी इशू क्या है। सब वैट के लॉ का रिटेलर का बेसिक इशू ये है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड, स्मगल्ड प्रोडक्ट्स, अंडर प्रोडक्ट्स और गुड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस थिंग। अफगान ट्रांजिट ट्रेड का आइटम आप अंदाजा करें कि अफगान ट्रांजिट का आइटम आज ये है कि चाय का 1 पैसा इंपोर्ट नहीं होता, 1 पैसे की चाय इंपोर्ट होती है इसके अंदर। तो हमारे लिए अफगानिस्तान, मैं हमेशा कहता हूँ कि अफगानिस्तान हमारे लिए मसला फौजी नहीं है, मजहबी भी नहीं है, माशी मसला है अफगानिस्तान हमारे लिए। हमारे लिए अफगानिस्तान माशी अजाब है। दुनिया के 25 मुल्क है जो लैंड लॉक्ड है, 25 मुल्क है जो लैंड लॉक्ड है। सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान का ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा है जिसके अंदर कोई टैक्स स्टेट में दिया नहीं जाता, बाकी हर मुल्क में पहले देते हैं फिर रिवर्स लेते हैं। और नेपाल इंडिया का लैंड लॉक कंट्री है और उसमें नेपाल में रिस्ट्रिक्शन है कि नेपाल में अगर 2 लाख आदमी रहते हैं तो 5 लाख बल्ब इंपोर्ट नहीं हो सकता, वहाँ रिस्ट्रिक्शन है क्वांटिटेटिव। अफगानिस्तान का तो ये हाल है, तो तालिबानी गवर्नमेंट की जब भी ब्लेड आता था, भाई सबकी दाढ़ी है, शेप किसने करेंगे वो। देखिए ना, तो आप जब तालिबानी गवर्नमेंट जब भी इंपोर्ट करते हैं, वो तो आदमी वो चीजें इंपोर्ट करें जो वहाँ इस्तेमाल ही नहीं होती। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप जो वैट के अंदर बुनियादी इश्यूज है, हमारा मकसद सेमिनार में आने का यही था और यही अभी भी है कि हम माशरे के सामने वो मैटर लाएं जो इश्यूज हैं, ना कि हम डाइग्रेस करें और ना कि हम कानून बेसिकली में चले जाएंगे। यार ये कानूनी सेक्शन नंबर 12 ये कह रहा है, तो 13 ये कह रहा है, 14 में ये कहा, ठीक है वो उस स्टेप पे बाद में आएंगे। और पहले हम ये आइडेंटिफाई करें कि आज वेट की इम्प्लीमेंटेशन में इशू क्या है। ये जो इशू है नेट वाला, मैं इसको अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं समझता हूँ कि रिटेलर वेट नहीं आ सकता, मैं एडमिट करता हूँ। और मैंने अली साहब को उस दिन भी कहा था कि जब ये आज जो लिमिट है 50 लाख की लिमिट है ट्रेड टेस्ट की रजिस्ट्रेशन, हमारे साहब होना चाहिए था 50 लाख की लिमिट कम होकर 25 लाख पे आनी चाहिए थी। आप लोगों को समझ आएगी 75 क्यों हो गई, इसलिए 75 हो गई कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ हम नहीं कर सकेंगे, मैं जानता हूँ हम नहीं कर सकेंगे। तो हमें एकदम से सारे जगह पे बोल हल्ला नहीं बोलना। रिटेलर को लाने का मकसद नहीं है इस वक्त, क्योंकि रिटेलर को लाने के लिए हमारे पास वो एनवायरनमेंट नहीं है जो ये आइटम जो खुले हुए हैं ना, कि रिटेलर को मजबूर कर देंगे बाहर रहने के लिए। तो हमें सारे मैकेनिज्म में ग्रेजुअल जाना है। तो हमारा फोकस ये है कि पहले सिम के साथ एग्री करें सर्विस के ऊपर, फिर एक्सपोर्ट सेक्टर को हाथ डालें, फिर इसके ऊपर हाथ डालें और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस मैकेनिज्म को आगे लाएं। नेक्स्ट, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मेरा जाती व्यू है, I said earlier, VAT bill is a right, it is to be implemented as the right step towards the documentation and sustainable growth of the taxation system. There is no need for the delay in implementation. However, the following issues need to be settled prior to promulgation. मेरा जाती व्यू है कि जो वैट का बिल आज पड़ा हुआ है इसको आप इंट्रोड्यूस करें, कोई रीजन नहीं डिले करने की, बट इससे पहले ये 4-5 पॉइंट लिखें, ये आप सेटल करें, इसके साथ अदरवाइज ये मसला बढ़ जाएगा। पहला मसला है misperception in the mind of common man to be removed. It has to be properly conveyed that this is a step for economic development of Pakistan and it is a home-grown solution. ये जो बार-बार कहा जाता है कि IMF ने कहा था, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, मैं उस कमेटी का चेयरमैन था, IMF ने कभी नहीं कहा वैट लगाएं, उन्होंने कहा GDP रेशो बढ़ाएं, जो मर्जी करें। ये हमारा आइडिया था, पर हमारा आइडिया पाकिस्तान का आइडिया था कि वैट हम बढ़ाएंगे। वो नहीं कहते वैट बढ़ाएं, वो कहते हैं आप जिस तरह मर्जी बढ़ा दें, आप भत्ता शुरू कर दें, डजंट मैटर। जैसे कि यार ये आपका है, आप बट व्हाट आई एम सेइंग कि होम ग्रोन आइडिया है, ये कोई बाहर आइडिया का आइडिया नहीं है। सेकेंडली, एसेंशियल आइटम डेली यूज एंड फॉर लो इनकम मिडिल इनकम ग्रुप टू रिमेन आउटसाइड टैक्स नेट। यहाँ पे आकर आपको डिबेट करनी है कि कौन सा आइटम ऐसा है जो आम आदमी के इस्तेमाल का है, जो टैक्स नेट में नहीं आना चाहिए, और इसका रिवर्स साइड भी है, कौन सा आइटम ऐसा है जो अमीर आदमी का है, वो टैक्स होना चाहिए। लेकिन ना वो दोनों सूट पहने हैं, मैं नहीं पहना, मैं समझता हूँ उसमें ये अमीर आइटम ठीक है ना, बिल्कुल लॉजिक है, मैं समझता हूँ ये अमीर आदमी का आइटम है, मैंने नहीं पहनना। देखिए ना, सवाल ये आपको ये डिसाइड करना है कि क्या चीज आम आदमी के इस्तेमाल में है उसको बाहर रखना है और क्या चीज आम आदमी के इस्तेमाल में नहीं है। ये बड़ा अच्छा